नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? आनंद में? चलिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक और इवेंट हुआ है अपने इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में। जियो पॉलिटिक्स में देखो, कई बार क्या कुछ कहते हैं ना, उसका भी बड़ा ही, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है कि इस आदमी ने जबान चलाई है तो क्यों चलाई है। ऐसी एक खतरनाक जबान चलाई है ईरान के सुप्रीम कमांडर ने। सुप्रीम कमांडर ने क्या कहा ईरान के, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। सुप्रीम कमांडर ने जो न्यूज़, एक बार वो देख लो। वो कहा कि भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं ना, उन मुसलमानों की तुलना गाजा में जो मुसलमान सफरिंग कर रहे हैं, म्यांमार में जो मुसलमान सफरिंग कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि विश्व में जहाँ जहाँ मुसलमानों की बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है ना, उससे कंपेयर भारत के मुसलमानों को कर दिया। किसने कर दिया? इस बुजुर्ग व्यक्ति ने कर दिया। अब एक बार मैं आपको ना तीन चार कुछ करेक्टर्स बताऊंगा जिसके ईरान के लिए मतलब ईरान की वर्तमान में हमारे लिए प्रासंगिकता भी आपको समझ में आएगी, और ईरान में इस सुप्रीम कमांडर ने ऐसा क्यों कहा उसके पीछे भी आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, और एक जियो पॉलिटिक्स सिनारियो भी आपको समझ में आएगा। और उन करेक्टर्स के बाद में आप खुद एनालिसिस करने लग जाओगे, अच्छा ये समस्या थी, इसलिए ये ऐसे बोल रहा था। एक बार न्यूज़ देख लेते हैं। 17 तारीख को न्यूज़ आई थी, ईरान लिस्ट इंडिया एज प्लेस वेयर मुस्लिम सफ़र। दिल्ली, हमारे मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है दिल्ली में, उन्होंने बोला कि बकवास करने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप बैठे रहो, अपनी गिरबान में झांक के देखो, उसके बाद बकवास करना। इस न्यूज़ में देखो इंपॉर्टेंस क्यों इस न्यूज़ की और किस तारीख को दी है, इसको भी समझना। इसमें लिखा हुआ है, ये खमेनी है, इसका नाम है अयातुल्ला खमेनी। इसने जो कमेंट किया था, यहाँ लिखा हुआ है एनिवर्सरी ऑफ महसा अमीनी डेथ। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान के लिए। जैसे हर किसी राष्ट्र में कोई टर्निंग पॉइंट आता है ना, ऐसे ही ये महिसा अमीनी महिला की एक तरह से हत्या कर दी थी इनके मॉरल पुलिसिंग वाले जो सैनिक थे उन्होंने। उसके बाद से वहाँ पे ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। तो हम महसा अमीनी के बारे में देखेंगे। 22 साल की ये महिला थी। ये 16 तारीख को, 16 आई थिंक 16 सितंबर को ही इस महसा अमीनी को वहाँ की मॉरल पुलिसिंग ने हत्या कर दी थी। हत्या का बुरी तरह पीटा था, भयंकर पीटा था। मैं अभी उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और उसी दिन भैया इसने ये स्टेटमेंट दिया कि आप क्या फालतू बकवास करते हो, और भारत को लेके आया पूरे विश्व में। हमारी इंपॉर्टेंस भी बढ़ती है। देखो, आप देखो भारत को लेके, और क्या कहा कि भारत के मुसलमानों की स्थिति बेहद ही दुर्दशापूर्ण है। फिर अपन ने जोरदार रिटेलिएट कर ही दिया था। अब एक बार कुछ करेक्टर्स हैं, उनको समझ लो। ये साहब अयातुल्ला खमेनी बोलते हैं, अली खमेनी इसका नाम है। वर्तमान में यहाँ का सुप्रीम कमांडर है। देखो, जैसे हमारे भारत में हम किसको बोलते हैं सुप्रीम कमांडर, राष्ट्रपति को बोलते हैं ना, यहाँ पर ये धार्मिक नेता, एक क्लर्गी है जो सुप्रीम कमांडर के रूप में ईरान में रहता है। प्रेसिडेंट है ईरान में, लेकिन उस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को सहमति कौन देता है? सुप्रीम कमांडर ही देता है। उसके पश्चात ही वो क्या बनता है? प्रेसिडेंट बनता है। एक करेक्टर तो ये ध्यान रखो जिसने स्टेटमेंट दिया, अली खamenei। ये ईरान का राज्य प्रमुख है और कमांडर इन चीफ भी है। इतना आप ध्यान रखो। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखो, ये जब तक मरेगा नहीं तब तक इसका कार्यकाल है, तब तक इसका कार्यकाल रहेगा। अच्छा, ये दो कौन कैरेक्टर हैं? ये वर्तमान के प्रेसिडेंट हैं। ये वर्तमान के प्रेसिडेंट हैं, ये पूर्व प्रेसिडेंट हैं। ये पूर्व प्रेसिडेंट हैं। क्लियर है? ये जो पूर्व प्रेसिडेंट है मेरे मित्र, इनका नाम है सैयद इब्राहिम रईसी। ये भी रूढ़िवादी नेता थे, इनके प्रेसिडेंट थे। और वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं, ये सब हृदय शल्य चिकित्सक हैं। और इनका नाम है मेरे मित्र मसूद पजेशियान। क्या नाम है? मसूद पजेशियान। ये सुधारवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब एक करेक्टर और देखो जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा करी है। ये सब अपने इब्राहिम रईसी हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। कहा यह गया था कि इसराइल की जो मोसाद खुफिया एजेंसी है, उसने इनको मारा है। ये है सब महिसा अमीनी। 22 साल की ये महिला थी। इसने हिजाब पहनने से मना कर दिया था। क्या? हिजाब पहनने से मना कर दिया था। भारत में हिजाब के लिए छोटी छोटी बच्चियों को यहाँ के इस्लामी कट्टरपंथी भड़का के बोलते थे, जाओ झंडा लहराओ, हम नहीं पहनेंगे, हम पहनेंगे, हम पहनेंगे। अरे ये देख लो, तुम तो सारे कन्वर्टेड हो। हाँ,
वैसे ये भी कन्वर्टेड है। ईरान जो है, जिसको आप पर्शियन के नाम से जानते हो, पारसी लोगों का देश था। आप भारत में जो पारसी देखते हैं ना, वहाँ से ही निर्वासित होकर भारत में उनको स्थान मिला था। हमें सिखाएंगे माइनॉरिटीज़ के बारे में। अरे भैया, माइनॉरिटी देखनी है तो पारसियों को देखो, कैसे उनको हाथ में रखा और पारसियों ने कैसे भारत को अपनाया, कैसे भारत को अपनाया। आज भारत की प्रगति में पारसियों ने अतुलनीय योगदान, अमूल्य योगदान दे रखा है। टाटा का नाम ले लो, गोदरेज का नाम ले लो, कोविड वैक्सीन बनी थी उसमें देख लो आप, जितने भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेंगे सारे ये मिलेंगे, और भारत की प्रगति में निरंतर अपना कुछ ना कुछ योगदान दे रहे हैं। महसा अमीनी थी, इन्होंने बोल दिया साहब मैं नहीं पहनूंगी हिजाब, तो वहाँ की जो मॉरल पुलिसिंग थी, उन्होंने को इतना बुरा पीटा, इतना बुरा पीटा, पीट पीट के इनकी ये हालत कर दी थी। एक बात और समझो, ईरान जो है उसमें सुन्नी और शिया, वैसे शिया बहुल है ईरान, और ये सुन्नी थी। वैसे भी लड़ते रहते हैं इस्लाम में, शिया सुन्नी वाले आज से नहीं 14 साल से झगड़ ही रहे हैं, ये मर ही रहे हैं एक दूसरे को। अच्छा, ये जो इतना ज़बरदस्त मूवमेंट चला कि वहाँ की महिलाओं ने सारे हिजाब इकट्ठे कर कर रास्ते में जलाए, और जो वहाँ के पुरुषों ने भी इनका खूब साथ दिया, और ज़बरदस्त मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट की एक तस्वीर ये भी है। महिलाओं ने देखो अपना प्रतीकात्मक और किस प्रकार से विरोध दर्ज कराया। अपने बालों को सभी सामूहिक रूप से उन्होंने काटा, खूब पिटाई हुई, लेकिन ये डटी रही, चलता रहा मूवमेंट। मतलब जबरदस्त मूवमेंट हुआ था ये। अगर यदि आपने न्यूज़ पे उस समय ध्यान दिया हो तो महिसा अमीनी की मृत्यु के बाद ईरान में एक तरीके से जन क्रांति आ गई थी, और उसी जन क्रांति का आज फल ये है कि ईरान में मोस्टली जितने भी लोग हैं वो इस्लाम से उनका मत भिन्नता होती जा रही है। स्थिति ये है, पर्शियन ही तो थे साहब सारे के सारे, ये सारे कन्वर्ट ही तो हुए थे वहाँ पे। महिसा अमीनी आपने देख लिया। अब देखो ये जो अयतुल्ला खमनी है, ये सब कह रहे हैं कि साहब मुसलमानों की हालत कैसी है। इस बागड़ बिल्ले को कोई ये बतावे कि कभी चाइना के लिए तेरा मुंह खुला है क्या? चाइना में एक प्रांत है जिनजियांग प्रांत, ईस्ट तुर्कमेनिस्तान बोलते हैं इसको। इसकी जोग्राफिकल लोकेशन समझें आप। यहाँ रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, और नीचे अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। स्पष्ट है ये हमारा प्यारा भारत है। और ये जो है चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर रखा है, ये तिब्बत है। हाँ, चाइना की बॉर्डर हमारे नहीं लगती थी आज़ादी से पहले तक। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने ऐसा अच्छा काम किया कि चाइना हमारे घर के अंदर तक घुस आया। ये जो चित्र बन रहा है मेरे ऊपर जो भारत का, ये भारत का शीश ऊपर से कटा हुआ है, चाइना के पास है और कुछ पाकिस्तान के पास है। ये नेहरू जी की ही देन है। और समझे इसमें मेरे मित्र, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, ये जो मैप आप देख रहे हैं, इस प्रांत पे चाइना ने कब्जा कर रखा है। जिनजियांग प्रांत में यहाँ पे उइगर मुसलमान रहते हैं। उइगर मुसलमानों की ऐसी ज़बरदस्त इनने ऐसी तैसी कर रखी है, और विश्व किसी मुसलमान के मुंह नहीं खुलता। भारत के मुसलमान फिलिस्तीन में इधर उधर या यहाँ पर भी किसी मुसलमान को आप कुछ कह दो तो यहाँ सारे लठ लेके और आंदोलन कर देते हैं ना। चाइना के लिए कोई मुंह नहीं खोलता, तो ये इनका दोगलापन है। चाइना में आप देखो उइगर मुसलमानों की हालत कर रखी है, दाढ़ी नहीं रख सकते ये। वहाँ जो हमारे यहाँ पे मस्जिद जो गुम्बद वाली दिखती है, मस्जिद नहीं बना सकते आप इस प्रकार की। आपको जो चाइना की बिल्डिंग है वैसी बनानी पड़ेगी पारंपरिक। और पोर्क खिलाते हैं इनको, सुअर का मांस खिलाते हैं इनको जबरदस्ती, नचाते हैं इनको खड़ा होके, भैया नाचो। डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं यहाँ की महिलाओं के लिए, अलग से फीमेल डिटेंशन सेंटर बना रखे हैं। चाइना के आर्मी वाले उनको भोग के रूप में उनका निरंतर जबरदस्त उनका बलात्कार करते हैं ये। अभी मैं उससे पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एक लड़की ने उसने कहा कि मुझे मार दो, हमें मार दो। ये उइगर मुसलमानों के साथ कर रखा है इन्होंने। कोई आज़ादी नहीं है, जीनोसाइड करते हैं ये, पकड़ पकड़ के ऐसे ले जाते हैं और इनका जीनोसाइड कर देते हैं। और किसी की भी दाढ़ी दिख रही है क्या आपको? भारत में जैसे मुंह छटा के बड़े भाई का पजामा, छोटे भाई का पजामा बड़ा भाई पहन के घूमता रहता है, दाढ़ी लेके घूमते रहते हैं। यहाँ जो आज़ादी मिल रही है वहाँ मिल रही है क्या? विश्व में ऐसी आज़ादी और कहीं नहीं है। ये डिटेंशन सेंटर की एक फ़ोटो है, ये भैया मॉस्क है। ये मॉस्क चेंज कर दी, बोलो आप गुम्बद वाली मॉस्क नहीं बनाओगे, सारी तोड़ दी, ऐसी बनानी पड़ेगी। और ये करते हैं। ये एक मॉस्क थी,
चाइना का झंडा लगेगा, चाइना का स्लोगन लगेगा, डिमोलिश करके इसको पब्लिक टॉयलेट बना दिया मॉस्को। यहाँ भारत में तो आतताइयों के द्वारा जो मस्जिद बनी भी नहीं गई थी उनको हटा देते हैं, तो ये क्या करते हैं, हल्ला मचा देते हैं, वहाँ तुम्हारे पब्लिक टॉयलेट बना दिया मस्जिदों को। ये डिटेंशन सेंटर की फोटोज हैं, महिलाओं के साथ जबरदस्त जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को पुरुषों को पोर्क खिला दिया सुअरों को, ये उसी की फोटो है, उसी टाइम की न्यूज़ की फोटो है ये उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, तब किसी की आवाज़ नहीं खुलती। अब समझो आपने, अब आपने एक कैरेक्टर तो क्या देखा, अयतुल्ला खमानी को देखा, ये यहाँ का क्या है, सुप्रीम लीडर। ये इब्राहिम रईसी थे साहब जो हेलीकॉप्टर क्रैश में गुजर गए। ये कौन है, ये अपने मसूद पजेशिकियान हैं। क्या, मसूद पजेशिकियान हृदय चिकित्सक हैं। ये वर्तमान में मसूद पजेशिकियान यहाँ के प्रेसिडेंट है। ये सुधारवादी नेता है। इसके बनने के बाद महिलाओं में आस भी जगी थी कि साहब ये जो बुर्का उर्का के पीछे आप हमको प्रताड़ित करते हो, ये हमारा फ्रीडम रहने दो कि हमें पहनना है या नहीं पहनना। और वहाँ की महिलाएं सामान्यतः कोई पहनना नहीं चाहती। अब एक बात समझें कि भैया इसको क्या ज़रूरत पड़ी थी ये सब कहने की। देखो, विश्व में ये जितने भी बड़े नेता हैं ना, इस्लाम के जितने भी बड़े ठेकेदार बनते हैं, इनका खुद का एक सबसे बड़ा हित होता है कि हम कैसे भी मेन सत्ता में बने रहें, नीचे के लोगों को लड़वा के खूब मौज करते हैं। अब इजराइल पे इन्होंने आक्रमण कर दिया, इनको खुराक भी तो चाहिए, पैसे भी तो चाहिए, इनको भय का आतंक कैसे करेंगे, उस अपनी किताब के दम पे भय का आतंक फैला के खुद की अपनी सत्ता बना के रखते हैं। इसी के माध्यम से टेररिज्म फैलाते हैं, इसी के माध्यम से टेररिज्म फैलाते हैं ये। अब भारत का इसमें पर्सपेक्टिव समझो आप जानते हैं ईरान के साथ में भारत के कितने मधुर और कितने पुराने संबंध रहे हैं। वर्तमान में भी हमारे संबंध अच्छे हैं। हमारे वर्तमान की जो राष्ट्र नीति के अकॉर्डिंग विदेश नीति है बहुत शानदार है। आप देखेंगे कि जो वेस्ट एशिया है, उस वेस्ट एशिया में आप सऊदी अरेबिया ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, ये सब आपस में झगड़ते रहते हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े शानदार संबंध है। इवन इसराइल और फिलिस्तीन की आप बात करते हैं तो फिलिस्तीन वालों के साथ भी हमारे कूटनीतिक संबंध बढ़िया हैं, इसराइल के साथ भी उतने ही प्रगाढ़ हैं। ये हमारी जीत है विदेश नीति की। आज से नहीं, हम तो एंशंट समय से ही पर्शिया जिसको आप कहते हैं, ईरान, मेसोपोटामिया जो इराक है, और इजिप्ट, यहाँ पर हम व्यापार करते ही थे। अब समझो भारत का स्टेक ईरान के लिए हर स्टेटमेंट और ईरान क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मैप देखो मित्र, ये अपना प्यारा भारत है, ये पाकिस्तान का यहाँ पे ग्वादर पोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पर चाबहार पोर्ट है, यहाँ पर कांडला है, और यहाँ पर मुंबई पोर्ट है। क्लियर है कि एक और पिक्चर होनी चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं। इस चाबहार पोर्ट पर हमने क्या कर रखा है, एक टर्मिनल हमने बनाया है इस चाबहार पोर्ट को, और टर्मिनल अपन ने अगले 10 साल के लिए ले लिया कि साहब हम इसकी रखरखाव करेंगे। कोई भी यहाँ पर जहाज आएगा वो हमारे टर्मिनल रुकेगा और उसकी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मतलब पूरा टर्मिनल का एक तरीके से लीज पे हमने ले लिया 10 साल के लिए। उसको बनाया भी हमने था। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझे मेरे मित्र, चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। ये जो ग्वादर पोर्ट है ना, एक तो इस पर हमने क्या कर दिया, सर्विलेंस टिका दी। और ग्वादर को किसने बनाया था, चाइना ने बनाया था। ग्वादर पोर्ट से भारत का ये जो हमारा पश्चिमी पार्ट है, इस पूरे पश्चिमी पार्ट को इन्होंने कवर कर लिया था। अब चूंकि चाबहार पोर्ट को अपन ने अपने कब्जे में ले लिया, तो अब इसके ऊपर अपन ने क्या कर लिया, सर्विलांस करके इसको यहाँ पर कर्व करना स्टार्ट कर दिया। बलूचिस्तान में ही ये पड़ता है, ठीक है, और बलूचिस्तान वाले अब ग्वादर की एस्थेसी करने में भी पीछे नहीं है। ये सब भारत की कूटनीति है। और समझे, देखो चाबहार पोर्ट बनने से हमारी एंट्री एक तो अफगानिस्तान में हो जाती है, क्लियर, कि पाकिस्तान से हम जा नहीं सकते। अफगानिस्तान में यदि अनसर्टेनिटी या अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अपना अभियान चलाए रखता है, तो पाकिस्तान को अपनी ऊर्जा आदि यहाँ पर इस बॉर्डर, अफगानिस्तान बॉर्डर पे लगानी पड़ेगी, और बाकी ऊर्जा तो भारत के बॉर्डर पे लगाता ही लगाता है। तो शक्ति उसकी क्या बढ़ जाएगी, नहीं बटेगी तो हमारे लिए समस्या समस्या है। व्यापार के सिलसिले से भी इम्पोर्टेंस है। व्यापार के सिलसिले से इम्पोर्टेंट इसलिए कि यह आपका, एक तो ईरान में आपको बाज़ार मिलता है, अफ़गानिस्तान में आपको बाज़ार मिलता है, और साथ ही साथ ये तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान,
अब जो ऊपर के अपने सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमारा क्या रीच हो जाता है। और इम्पोर्टेंस देखो आप, देखो एक रूट ये बनता है यूरोप में जाने का, वो यूरोप में रूट बनता है यहाँ मेडिटेरियन सी से, रेड सी मेडिटेरियन सी से होते हुए फिर आप कहाँ जाते हैं, यूरोप में जाते हैं। और ये जो मार्ग है सबसे शानदार मार्ग बन जाएगा, कौन सा, चावार पोर्ट से सामान लेके आओ और यहाँ से आप सीधे यूरोप में चले जाओ, उसके बारे में भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या समझौता हुआ है चावार पोर्ट के लिए। भारत की अपनी एक कंपनी है जिसका नाम है इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, IPGL, ठीक है। इन्होंने ईरान के साथ समझौता किया है, 10 साल के लिए समझौता किया है। इस समझौता में ईरान चाबार को विकसित, मतलब जो ईरान का चाबार पोर्ट है इसको भारत विकसित करेगा। 2016 में बेसिकली ये डील हुई थी, औपचारिक रूप से अब ये फाइनलाइज करके समझौता हो गया है, क्लियर है। इस समझौते में IPGL चाबार बंदरगाह टर्मिनल को सुसज्जित और विकसित करेगा। अफगानिस्तान, मध्य एशियाई देशों जिसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि के करीब होने के कारण इसे लैंड लॉक देशों के लिए गोल्डन गेट कहा जाता है। ये जो सेंट्रल एशिया के देश है ना मेरे मित्र, ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान और ऊपर अपना ये तुर्कमेनिस्तान और है यहाँ पर, ठीक है ना। ये जो देश है मेरे मित्र ये लैंड लॉक देश हैं, इनको कोई साधन है ही नहीं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या यूरोप में जाने के लिए। इन लैंडलॉक देशों को चाबार पोर्ट वरदान है, इनको कोई भी व्यापार करना है तो चाबार पोर्ट पे अपना सामान भेज दो, चाबार पोर्ट से पूरे विश्व को आपका सामान चले जाएगा, क्लियर है। और क्या इंपॉर्टेंस है, चाबार पोर्ट ताजिकिस्तान में भारत को फरकोर एयरबेस तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। ताजिकिस्तान में अपना एयरबेस है, इस एयरबेस से हम चाइना पे दो तरफ से, एक तो चाबार तो पोर्ट होगी हमारे पास, एक फरकोर एयरबेस से हम क्या कर सकते हैं, चाइना पर भी सर्विलांस रख सकते हैं। तो एक और हमारे पास जियोपॉलिटिकल स्पेस क्रिएट हो जाती है। और देखिए एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखेंगे, फरकोर एयरबेस आपने देख ही लिया। देखो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भारत के पाकिस्तान के साथ कितने मधुर संबंध हैं, है ना। तो उन मधुर संबंधों की वजह से हम पाकिस्तान के ऊपर से होकर या पाकिस्तान की लैंड को यूज़ में लेकर अपना व्यापार कर नहीं सकते हैं। तो हमें फिर अफगानिस्तान या वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया तक पहुंचना होगा तो कहाँ से पहुंचेंगे, इसी रूट से तो पहुंचेंगे। ये पॉइंट यही कहता है कि ये बंदरगाह अफगानिस्तान के साथ व्यापार में पाकिस्तान के लिए क्या करता है, एक बाईपास के रूप में भी कार्य करता है। जैसे किसी गांव होती है, गांव के पास में से हाईवे निकाल देते हैं ना, बाईपास, गांव में जाने की ही आवश्यकता नहीं है। तो पाकिस्तान जैसे धूर देश में जाने की आवश्यकता नहीं है, साइड में से निकल जाओ और अफगानिस्तान में पहुंच जाओ। अफगानिस्तान में पहुंच जाएंगे तो हम इस पर काउंटर सर्विलांस भी कर सकते हैं, इसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, क्लियर है। अब देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो समझ लो। देखो चाबार बंदरगाह हमारे एक INST करके प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट के लिए बना रहे हैं भैया, व्यापार बढ़ेगा और हमारे लिए स्ट्रैटेजिक मूव इसलिए हो जाएगा कि यहाँ से हम पूरा रशिया के साथ में, यूरोप के साथ में अपना व्यापार कर पाएंगे, चाइना को काउंटर कर पाएंगे और पाकिस्तान और वेस्ट, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के साथ में अपने संबंध को भी और मजबूत कर पाएंगे। आने वाले टाइम में भारत का व्यापार बहुत बढ़ने वाला है, ध्यान रखना आप। वहीं भारत को अरब सागर में चीन की उपस्थिति नज़रअंदाज करने में मदद करता है, कौन सा, चाबार पोर्ट। अभी आपको ध्यान में ही जो मैंने चर्चा करी INSTC की, INST अंतरराष्ट्रीय नाम दिया है इसको, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा परियोजना का एक प्रमुख केंद्र भी चाबहार है। INST परियोजना भारत, अफगानिस्तान, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई के लिए 7200 किलोमीटर लंबी एक बहुस्तरीय परियोजना है। बहुस्तरीय परियोजना से क्या आशय है मेरा मित्र, देखो रेल भी मिलेगी, रोड ट्रांसपोर्ट भी रहेगा और सी ट्रांसपोर्ट तो है, ये तीनों काम में आएंगे यहाँ पर यूरोप तक पहुँचने के लिए। अब एक चीज़ और समझो आप, देखो अभी वर्तमान में जो रूट है वो कौन सा रूट है, वो मुंबई से आप चले, यहाँ से आप रेड सी, स्वेज कैनाल, मेडिटेरियन सी, जिब्राल्टर में गए,
बे ऑफ बिस्के होते हुए नॉर्थ सी, बाल्टिक सी और सेंट पीटर्सबर्ग, अगर आपको पहुंचना है तो इस रूट से पहुंचिए। यहाँ पर अपने पोर्ट्स बने हुए हैं, पोर्ट से आप यूरोप में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है मेरे मित्र, इस रास्ते में सबसे बड़ी दिक्कत एक तो क्या आ रही है कि ये जो एरिया है अपना इजराइल वाला, इजिप्ट वाला, हाँ, एक तो यहाँ पर क्या तनाव चल ही रहा है, लड़ाई झगड़े चल ही रहे हैं, आतंकवादी यहाँ पर बैठे रहते हैं, यहाँ से आपकी ये जो सी के जितने भी जहाज हैं इनको रोक लेते हैं, हाउती ग्रोह बैठे हुए हैं। फिर अफ्रीका में भी हालत भैया दयनीय कर रखी है, इन जितने भी इस्लामी जिहादी आतंकवादी हैं। तो ये रूट भी अब क्या बड़ा वल्नरेबल हो गया है, बहुत वल्नरेबल हो गया है। तो अगर ये रूट बन जाएगा तो कितना अच्छा होगा, ये रूट हो गया तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ईरान के लिए भी वैसे फ़ायदेमंद रहेगा। अब चूंकि ईरान में से होके जा रहा है, क्योंकि ईरान में से होके जा रहा है, वैसे देखो हर राष्ट्रनीति जो चलती है किसी भी देश की वो म्यूचुअली चलती है, भावनाओं पे नहीं चलती है, भावनाओं पे नहीं चलती है। हम देखते हैं हमारे राष्ट्र का हित क्या है, उसी के अनुसार चलेंगे, और अगला भी यही करता है, अगला भी यही करता है। इसलिए ईरान के लिए अपना चाबार पोर्ट इंपॉर्टेंट जाता है, तो ये ईरान की अपने लिए एक बड़ी सिग्निफिकेंस भी है, बड़ी सिग्निफिकेंस भी है। और जो INST करके जो रूट बनेगा, जो रूट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ से चाबार गए, चाबार से अपने होते हुए ईरान होते हुए कैस्पियन सी के इधर अजरबैजान बाकू होते हुए अस्त्रखान होते हुए वोल्गागार्ड मॉस्को पहुँच गए, और यहाँ से अपन सीधे यूरोप में एंट्री कर जाएंगे। सीधे हम क्या कर जाएंगे, यूरोप में एंट्री कर जाएंगे। इससे चाइना को भी काउंटर कर पाएंगे, पाकिस्तान को भी काउंटर कर पाएंगे, वेस्ट सेंट्रल एशिया के साथ अपने संबंध भी मधुर कर पाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, INSTC। तो देखो हमने एक सुप्रीम लीडर जो रहा ईरान का, उसके वक्तव्य के पीछे कितने सारे जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट समझे हमने, और क्या क्या समझा हमने। देखो जो करंट अफेयर्स वाले जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए तो INSTC चाबार ये भी पूरा हो गया है। हमारे RS के लिए 5 नंबर में ये मेंस में आएगा, तो आप ये कि ये पॉइंट लिखा ना, कोई समस्या नहीं है IR के अंतर्गत। और हमने इसमें क्या देखा, देखो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईरान का प्रेसिडेंट है इस समय मसूद पजेशिकियान, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अयतुल्ला खुमानी भी इंपॉर्टेंट है, ईरान भी है, ईरान की राजधानी याद कर लें तेहरान। और साथ ही साथ हमने जियो पॉलिटिकल लोकेशंस भी समझने का प्रयास किया है। ये कैस्पियन सी हो गया, ये ब्लैक सी हो गया, ये जब पढ़ें तो साथ साथ इनको भी ध्यान दे लिया करो, आपके बहुत सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। ये अरेबियन सी है, मुंबई में ये चाबार पोर्ट है, मुंबई में इधर कांडला है, इधर अपना मुंबई पोर्ट है। बहुत सारे आपने ज्योग्राफी के जियोपॉलिटिकल के पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी आपको साथ साथ क्लियर होते चलेंगे। चलिए सभी को राम राम, धन्यवाद। आशा करता हूँ कि ये जो हमने ये सीरीज़ भी चलाई है करंट अफेयर्स के माध्यम से, जियोपॉलिटिक्स या राज्य की या भारत की पॉलिटिक्स या भारत के इम्पोर्टेंट जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं करंट अफेयर्स को, उनको भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। इसके लिए आपका बहुत आभार भी मिल रहा है, इसका बहुत आभार भी मिल रहा है। इस प्रकार से जो बांग्लादेश वाला वीडियो था उसमें आपने भरपूर आभार दिया है, भरपूर आभार दिया है। तो हमारी टीम आने वाले जितने भी मेजर टॉपिक्स होंगे उनको विविध आयामों को छूते हुए आपके लिए शानदार से शानदार कंटेंट लेके आएगी। तो भी इसको लाइक तो कर ही देना, सब्सक्राइब भी कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। चलिए सबको राम राम।